हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी बीएनपी में। आज मैं आप लोगों को सॉम जिसको कहा जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इस विषय से कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। अच्छे अच्छे प्रश्न बताएंगे इस क्वेश्चन से। जो भी स्टूडेंट या फिर जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जैसे किस एग्जाम के लिए, जेई के लिए, एई के लिए या गेट के लिए और ईएससी के लिए, जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न बताऊंगा। जो भी आज का सब्जेक्ट है, आज जो हमने प्रश्न लिया है, कहाँ से लिया है तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से लिया है। यहाँ से बेसिक क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है और यहाँ से आने का संभावना 100% रहता है, उसके बारे में बात करेंगे। जेई, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो कारगर होने वाला है। क्योंकि जो भी प्रश्न यहाँ पे मैं बताऊंगा किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन गेट से भी उठाए गए हैं, कुछ क्वेश्चन ईएससी से है, कुछ एई और कुछ जेई से भी है। मतलब जो भी तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट है सॉम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, इसको मॉस भी कहा जाता है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इस टाइप से भी नाम से जाना जाता है। इसको मॉस भी कहा जाता है या फिर सॉम, अधिकतर सॉम कहा जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो नोट करते चलेंगे। परीक्षा आने वाले परीक्षा में आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। तो चलिए चालू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न यही है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है। फर्स्ट पूछा गया है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, बताना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वैसा पॉइंट होता है जहां पर बेंडिंग मोमेंट का मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। या फिर बोल सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। जिस भी बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज होता है, उस बिंदु को ही बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता क्या है, तो बेंडिंग मोमेंट का मान 0 के बराबर होता है इस बिंदु पर। या फिर बेंडिंग मोमेंट जो है साइन चेंज करता है, साइन चेंज करता है कहने का मतलब प्लस से माइनस में या फिर माइनस से प्लस में जाता है, उसी बिंदु को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। सेकेंड है, अगर के शियर फोर्स का मान 0 है, इस स्थिति में कमेंट करना है कि बेंडिंग मोमेंट किस प्रकार से बदलेगा, मतलब बेंडिंग मोमेंट पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जब शियर फोर्स का मान 0 है, उस समय बताना है कि बेंडिंग मोमेंट क्या होने वाला है। तो ध्यान रखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट क्या होने वाला है। बेंडिंग मोमेंट ये होता है मैक्सिमम होता है। जिस समय किसी भी बीम में कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर अगर के शियर फोर्स का मान 0 हो रहा है, किसी भी प्रकार का लोडिंग हो, उससे नहीं लेना देना है। बस ध्यान रखना है कि अगर के शियर फोर्स 0 हो रहा है, उस स्थिति में जो बेंडिंग मोमेंट मिलता है, क्या मिलता है, मैक्सिमम वो मिलता है। या फिर बोल सकते हैं कि वेयर बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, जिस बिंदु पर शियर फोर्स का मान 0 होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। या फिर कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, शियर फोर्स चेंजेस साइन, देन बेंडिंग मोमेंट के बारे में कमेंट करना। मतलब सेम क्वेश्चन है, या तो इस टाइप से लिखा हुआ मिल जाएगा कि शियर फोर्स का मान 0 है, या फिर कभी कभी इस टाइप से लिखा जाता है कि शियर फोर्स चेंजेस साइन, मतलब कि शियर फोर्स जिस बिंदु पर साइन चेंज करता है अपना, उस समय बेंडिंग मोमेंट कितना होता है। तो ध्यान रखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट का मान हमेशा का कितना होता है, मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा होता है उस बिंदु पर। उसके बाद थर्ड देखते हैं, थर्ड किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया है, बेंडिंग मोमेंट एट इंटरनल हिंज ऑफ ए बीम। थर्ड क्वेश्चन है बेंडिंग मोमेंट एट इंटरनल हिंज ऑफ अ बीम। एक बीम है जिसमें कहीं पे इंटरनल हिंज है, मतलब वहां पे पिन ज्वाइंट है, वहां पे बताना है
कि बेंडिंग मोमेंट का मान कितना होगा, करके दिखाना चाहेंगे डायग्राम से। तो इस टाइप से बना के दिखा सकते हैं कि यही है इंटरनल हिंज है, इधर कुछ लगा हुआ है, सपोर्ट लगा हुआ है। अब यहाँ पे बताना है कि इस बिंदु पर कितना होने वाला थी। बिंदु हो गया सपोज हमारे पास बिंदु है ए, ये है बी है और ये है सी है। तो यहाँ पे बताना है कि बिंदु बी पर बेंडिंग मोमेंट का मान कितना होगा। बेंडिंग मोमेंट का मान किसके बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट पे अधिकतर सवाल पूछा जाता है, इस कॉन्सेप्ट पर अधिकतर सवाल पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट का मान जो होता है इंटरनल हिंज पर किसके बराबर होता है, तो 0 के बराबर होता है। बेंडिंग मोमेंट एट इंटरनल हिंज ऑफ ए बीम इज ऑलवेज इक्वल टू 0, हमेशा 0 के बराबर होता है। अगर कहीं पर इस टाइप का बीम गिवन है और पूछा गया है कि इस हिंज वाले पॉइंट पे, हिंज का आने का मतलब कि वो ज्वाइंट जो है 360 रोटेट कर सकता है, पिन ज्वाइंट है, तो वहां पे बताना है कि बेंडिंग मोमेंट का मान कितना होगा। तो बेंडिंग मोमेंट का मान जो होगा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। आपको बताना है टॉर्सनल इक्वेशन क्या होता है। टॉर्सनल इक्वेशन क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। टॉर्सनल इक्वेशन के बारे में बताना है कि टॉर्सनल इक्वेशन क्या होता है। तो याद रखेंगे टॉर्सनल इक्वेशन जो होता है T/J बराबर G θ/L इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन आर मैक्स। इक्वेशन कब मिलता है कि जब कोई शाफ्ट प्योर टॉर्सन की स्थिति में है या फिर टॉर्सन से सब्जेक्टेड है, जहां पे टॉर्क टी काम कर रहा है, टॉर्सनल वाला स्थिति है, उस समय और क्या बोला जाए कि इक्वेशन क्या मिलेगा। तो T/J इक्वल टू G θ/L इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन में आर मैक्स। यहाँ पे T क्या है, तो उस शाफ्ट के ऊपर लगने वाला टॉर्क का मान है। J क्या है, तो J जो है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। G क्या है, तो G है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट लेंथ है। L क्या है, तो उस शाफ्ट की लंबाई है। टाउ मैक्सिमम मतलब उसमें कितना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा उसको बताएगा टाउ मैक्स। और आर मैक्स इसका कहने का मतलब है कि जब रेडियस मैक्सिमम होता है, जब रेडियस मैक्सिमम होता है या फिर मैक्सिमम रेडियस की स्थिति में जो शियर स्ट्रेस का मान मिलता है किसके बराबर मिलता है, तो मैक्सिमम मिलता है। तो इसी इक्वेशन को बोला जाता है टॉर्सनल इक्वेशन बोला जाता है। यहाँ से भी सवाल बनते हैं, एक बेसिक फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग आगे चल के और कुछ क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो ध्यान रखेंगे T अप्लाइड टॉर्क, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंगल ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट लेंथ, ये है लेंथ, ये है शियर स्ट्रेस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और ये क्या है रेडियस मैक्सिमम है। इसके अलावा एक और पूछा जाता है बेंडिंग स्ट्रेस के लिए। बेंडिंग स्ट्रेस के लिए क्या होता है समीकरण या फिर बेंडिंग इक्वेशन, उसी को बोला जाता है। बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है, तो ध्यान देंगे बेंडिंग इक्वेशन। तो बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है, सिग्मा बी अपॉन में वाई एम अपॉन में आई। अब यहाँ पे अगर बोल देते यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पे ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस और ये हो गया किसके बराबर, ई अपॉन आर के बराबर होता है। इस इक्वेशन को बोला जाता है बेंडिंग इक्वेशन। जहाँ पे सिग्मा बी है क्या, तो इंड्यूस बेंडिंग स्ट्रेस, इंड्यूस बेंडिंग स्ट्रेस। वाई क्या है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल लेयर, जहाँ पे न्यूट्रल लेयर से हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, वाई का मान निकालेंगे। एम क्या है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। एम है क्या, तो उस बीम के ऊपर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान होगा किसके बराबर होगा, आई। एन ए क्या है, तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो भी क्रॉस सेक्शन दिया रहेगा उसके लिए एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान है किसके सापेक्ष, तो न्यूट्रल एक्सिस के सापेक्ष है, न्यूट्रल एक्सिस के सापेक्ष है। इसके अलावा ई जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और आर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, आर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ध्यान रखेंगे। तो इस इक्वेशन को बोला जाता है बेंडिंग इक्वेशन और इस इक्वेशन को बोला जाता है टॉर्सनल इक्वेशन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है टफनेस क्या होता है। टफनेस बताना है कि व्हाट इज टफनेस। टफनेस को हम लोग किसके सहायता से मेजर करते हैं, टफनेस बताएंगे। टफनेस होता क्या है, टफनेस के बारे में अगर के बात करें तो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी
बिफोर रप्चर, मतलब मटेरियल फेल होने से पहले जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ध्यान रखेंगे एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर रप्चर, मतलब मटेरियल फेल होने से पहले जितना भी एनर्जी स्टोर करता है उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, टफनेस कहा जाता है। अगर टफनेस अगर की और बात करें तो इसको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू फेलियर पॉइंट, अप टू फेलियर पॉइंट या फिर अप टू रप्चर, मतलब जितना एरिया होगा किसका, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का, वही क्या कहलाएगा, टफनेस कहलाएगा। ध्यान रखेंगे कि जो भी मटेरियल के लिए हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे उसका जो टोटल एरिया होगा वही क्या कहलाएगा, तो टफनेस कहलाएगा। इसके अलावा अगर के बात करें तो टफनेस को मेजर किया जाता है, किसके द्वारा मेजर किया जाता है, मेजर्ड बाय आइजोट एंड चारपी टेस्ट। अगर के टफनेस निकालना है किसी मटेरियल का कि मटेरियल कितना टफ है तो उसके लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, जिसके सहायता से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे आइजोट एंड चारपी टेस्ट के सहायता से। तो आइजोट टेस्ट में जो बीम होता है या फिर जो भी मटेरियल होता है उसको हम लोग मान लेते हैं, क्या मानते हैं, कैंटिलीवर बीम। जिस भी मटेरियल को चेक करना है ध्यान रखेंगे इसमें माना जाता है जब आइजोट टेस्ट अलग होता है, चारपी अलग होता है। तो आइजेट में क्या होगा कि जो भी मटेरियल रहेगा उसको हम लोग मान लेते हैं किस रूप में, तो कैंटिलीवर बीम के रूप में। और चारपी टेस्ट में क्या माना जाता है, सिंपली सपोर्टेड माना जाता है, सिंपली सपोर्टेड बीम के रूप में माना जाता है। तो इस टाइप से जो कहानी है टोटल टफनेस के लिए, तो ध्यान देंगे टफनेस होता क्या है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर रप्चर, मतलब मटेरियल फेल होने से पहले जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वही क्या कहलाता है, उस मटेरियल का टफनेस कहलाता है। या फिर अगर के निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू रप्चर, मतलब फेलियर पॉइंट तक हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे, उसका जितना भी एरिया आएगा वही क्या कहलाएगा, टफनेस कहलाएगा। तो टफनेस को किसके द्वारा मेजर किया जाता है या फिर इसके लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, तो आइजोट एंड चारपी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो आइजोट टेस्ट में मटेरियल को क्या मान लिया जाता है कि मटेरियल जो भी है उसको रखा जाता है कैंटिलीवर बीम के रूप में, और चारपी टेस्ट में मटेरियल को रखा जाता है सिंपली सपोर्टेड बीम के रूप में रखा जाता है। तो यह है टफनेस। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पॉइजन रेशियो के बारे में कमेंट करना है कि पॉइजन रेशियो होता क्या है, पॉइजन रेशियो बताना है। पॉइजन रेशियो, तो पॉइजन रेशियो जिसको हम लोग म्यू द्वारा सूचित करेंगे, ये जो होता है क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसका क्या करना है, मोड लगा देना। तो यही क्या है, पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो बताता है कि जब हम लोग एक दिशा में लोड लगाते हैं तो मटेरियल के दूसरे दिशा में उसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई में क्या परिवर्तन होने वाला है, या फिर बोल सकते हैं कि उसके दूसरे डायरेक्शन में एरिया पे क्या फर्क पड़ने वाला है, उसी को बताने के लिए पॉइजन रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है। तो पॉइजन रेशियो का मान जो होता है, म्यू का मान जो होता है 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर, लेस देन इक्वल टू 0.5 के बराबर होता है। रेंज होता है, ध्यान रखेंगे कि म्यू का जो मान होता है 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर और 0.5 से छोटा या फिर 0.5 के बराबर। म्यू का मान जो होता है कॉर्क के लिए 0 होता है, और म्यू का मान रबर के लिए सबसे मैक्सिमम होता है 0.5 होता है। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं म्यू फॉर किसके लिए, इनकम्प्रेसिबल मटेरियल के लिए, ये किसके बराबर होता है, तो मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा होता है किसके बराबर होता है, 0.5 के बराबर होता है। तो इस टाइप से डाटा है, और भी डाटा है जैसे म्यू स्टील के लिए कितना होता है, तो इस टाइप से डाटा याद रखेंगे या फिर क्वेश्चन में
गिवन रहेगा। तो स्टील के लिए जो होता है 0.27 से लेकर 0.33 के बराबर होता है। तो ये पॉइजन रेशियो का कहानी कि पॉइजन रेशियो होता क्या है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसका मान देखेंगे, ये जो मान है इस रेंज में वेरी करता है। कॉर्क के लिए या फिर बोल सकते हैं कि प्लास्टिक मटेरियल के लिए इसके बराबर होता है, तो 0 के बराबर होता है। मतलब वैसा मटेरियल जो पूर्ण रूप से डिफॉर्म हो जा रहा है, पूर्ण रूप से डिफॉर्म हो जा रहा है, उसके लिए जो पॉइजन रेशियो का मान होता है सबसे अधिक होता है। ध्यान रखेंगे, वैसा मटेरियल जो पूर्ण रूप से डिफॉर्म हो जा रहा था। कॉर्क के लिए 0 हो गया। रबर के लिए किसके बराबर है, 0.5 के लिए 0.5 के बराबर है। या फिर बोल सकते हैं परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के लिए भी किसके बराबर होगा, तो 0.5 के बराबर होगा। परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल इसके लिए जो मान होता है ये भी किसके बराबर होता है, तो 0.5 के बराबर होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इनकम्प्रेसिबल मटेरियल के लिए किसके बराबर होता है, तो 0.5 के बराबर होता है। रबर के लिए इस टाइप से डाटा है कि एग्जाम में कभी कभार पूछ दिया जाता है, तो याद रखेंगे, आसानी से बता देंगे। वहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन रहेगा कि किसके लिए पूछा गया है। इसके अलावा इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में क्या संबंध है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि इलास्टिक कांस्टेंट जो होते हैं, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट कौन कौन सा है जान रहे होंगे। ई, के, जी, म्यू को ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इलास्टिक कांस्टेंट। जहाँ पे ई है क्या, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और म्यू क्या है, पॉइजन रेशियो है। तो ध्यान रखेंगे, ई है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और ये है पॉइजन रेशियो। तो इनमें संबंध है, तो पहला संबंध याद रखेंगे, इस पे डायरेक्ट सीधा सीधी प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला है ई बराबर में ट्वाइस जी 1 प्लस म्यू, पहला संबंध यही है। दूसरा संबंध है ई बराबर में थ्राइस के 1 माइनस 2 म्यू, और तीसरा संबंध है ई बराबर 9 kg अपॉन में g प्लस 3 के। तो इस टाइप के जो संबंध है, इस टाइप के संबंध में सीधा सीधी पूछा जाता है कि जो भी इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं मटेरियल के लिए, अब कौन कौन से होते हैं, तो ई, के, जी, म्यू, इनके बीच में क्या संबंध है, तो ये तीनों संबंध है, याद रखेंगे। इससे भी सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, या फिर सीधा सीधी कभी कभी डायरेक्ट इस संबंध को ही पूछ दिया जाता है। तो ई जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जी जो है शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, या इसी को बोला जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहा जाता है, म्यू जो है पॉइजन रेशियो है, और के जो है क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन या फिर इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन सीधा सीधी पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आया हुआ है, उसे हम लोग बनाएंगे। तो पहले इस फॉर्मूला को क्या करेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि रेडियस ऑफ मोहर सर्कल किसके बराबर होता है। रेडियस ऑफ मोहर सर्कल किसके बराबर होता है, और ये किसको बताता है, तो हमेशा बताता है, किसको बताता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को बताता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को बताता है। रेडियस ऑफ मोहर सर्कल किसको बताएगा, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को बताएगा, टाउ मैक्स को बताएगा। ध्यान देंगे, टाउ मैक्स का मान होता कितना है, तो टाउ मैक्स हम लोग निकाल लेते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि रेडियस कितना होगा। तो ये जो रेडियस होने वाला है टाउ मैक्स का जो मान होता है, ध्यान रखेंगे, ये होता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। जब बॉडी जो है 2D स्ट्रेस टेंसर बनाता है, उस कंडीशन में ही लगाना है, मतलब 2D में सब्जेक्टेड है, 2D लोड में सब्जेक्टेड है। सिग्मा एक्स जो है एक्स दिशा में स्ट्रेस का मान है, वाई दिशा में है, और ये टाउ एक्स वाई क्या है, तो एक्स वाई प्लेन के बीच में जो लगने वाला है शियर स्ट्रेस उसका मान है। तो टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स हमेशा बराबर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस जिसको बोला जाता है। तो यही जो है क्या है, रेडियस है। किसका रेडियस है, तो मोहर सर्कल का रेडियस है। मोहर सर्कल का रेडियस जो है हमेशा बताता है, किसको बताता है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को बताता है। और अगर के शियर स्ट्रेस निकालना है तो किस टाइप से निकालेंगे, यही देखेंगे, बॉडी है,
जो दोनों तरफ से सब्जेक्टेड है इस टाइप से लोडिंग के द्वारा। यह है x दिशा में स्ट्रेस का मान है और यह है y दिशा में। अब बताना है इसके लिए क्या बताना है, और यह है टाउ एक्स वाई और इधर है क्या टाउ वाई एक्स। बोल सकते हैं 2D सिस्टम के लिए या फिर 2D जो स्ट्रेस टेंसर बन रहा है उसके लिए क्या होने वाला है। तो क्या होने वाला है ध्यान रखेंगे, इस टाइप से जब बॉडी सब्जेक्टेड रहेगा तो उस केस में जो रेडियस आएगा मोहर सर्कल का किसके बराबर आएगा, तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। या कभी कभी इस टाइप से भी निकाला जाता है टाउ मैक्सिमम इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। इस टाइप से भी निकालेंगे। ये भी क्या है रेडियस ऑफ मोहर सर्कल ही है। तो टाउ मैक्स का जो मान होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2। सिग्मा 1 को बोला जाता है क्या बोला जाता है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहा जाता है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहा जाता है। और सिग्मा 2 को बोला जाता है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहा जाता है। अब अगर की बात करें तो प्रिंसिपल स्ट्रेस होता क्या है, तो सबसे पहले जानना है प्रिंसिपल प्लेन जानना है कि प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है। ध्यान देंगे यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, तो प्रिंसिपल प्लेन वैसा प्लेन होता है जहाँ पे टाउ का मान 0 के बराबर होता है। मतलब प्रिंसिपल प्लेन वैसा प्लेन होता है जहाँ पे शियर स्ट्रेस का मान हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब इस प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस या फिर और अच्छे से लिख दें तो नॉर्मल स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू प्रिंसिपल प्लेन इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो प्रिंसिपल प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी नॉर्मल स्ट्रेस का मान होगा उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस कहा जाता है। तो प्रिंसिपल प्लेन वैसा प्लेन होता है जहाँ पे शियर स्ट्रेस का मान 0 के बराबर होता है। अगर की बात करें कि सिग्मा 1 का मान कितना होने वाला है, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का भी मान देख लेंगे। सिग्मा 1 जो होता है ये होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन में 2 और इधर रेडियस ऑफ मोहर सर्कल मतलब सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर इस टाइप से। और सिग्मा 2 का मान मिनिमम कितना होगा, तो यह हो गया सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस ये हो जाएगा टाउ मैक्स। जो यहाँ पे मोहर सर्कल का रेडियस है उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यही जो मान है किसका मान है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का मान है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या गया था कि रेडियस ऑफ मोहर सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, तो हमेशा याद रखेंगे रिप्रेजेंट किसको करता है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। और उसका मान देखना चाहेंगे कि रेडियस का मान कितना होगा, तो रेडियस जो होता है r बराबर में टाउ मैक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। कब होता है कि जब कोई भी बॉडी 2D स्ट्रेस टेंसर बनाता है या फिर 2D में सब्जेक्टेड होता है उस स्थिति में ही काम करता है। तो यहाँ पे x दिशा में जो स्ट्रेस का मान है सिग्मा एक्स है, y दिशा में जो है क्या है सिग्मा वाई है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। इसके अलावा ध्यान देंगे कि ये दोनों तल होते हैं एक दूसरे पे क्या होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं। यहाँ पे अगर के किसी एंगल पे रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला बदल जाता है, ध्यान रखना है। तो इस टाइप से जब पूछा जाएगा तो बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जानेंगे प्रिंसिपल प्लेन किसको कहा जाता है, तो प्रिंसिपल प्लेन वैसा प्लेन होता है जहाँ पे शियर स्ट्रेस का मान 0 के बराबर होता है। और प्रिंसिपल प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल स्ट्रेस का मान होता है उसी को बोला जाता है प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस दो टाइप का होता है, एक होता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और दूसरा होता है माइनर। तो ये वाला मेजर है सिग्मा 1, यहाँ पे लिखा गया कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का मान कितना है सिग्मा 1, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। और मिनिमम माइनर वाला कितना होता है, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस टाउ मैक्सिमम। तो टोटल जो है मोहर सर्कल से संबंधित बात हो गया। जब कोई भी बॉडी 2D स्ट्रेस टेंसर बनाता है, और के बात करें कि 2D स्ट्रेस टेंसर होता कैसे है, तो उसको अगर के बनाना होगा लिखना होगा 2D स्ट्रेस टेंसर बनाना होगा तो किस टाइप से हम लोग पहचानेंगे या फिर बनाएंगे। तो ध्यान देंगे
स्ट्रेस टेंसर 2D के लिए 2D स्ट्रेस टेंसर किस टाइप से लिखा जाता है, तो ध्यान देंगे इस टाइप से। ये हो गया सिग्मा एक्स एक्स, ये हो जाएगा टाउ एक्स वाई, ये हो जाएगा टाउ वाई एक्स, और ये हो जाएगा सिग्मा वाई वाई, इस टाइप से। इसी को बोला जाता है 2D स्ट्रेस टेंसर कहा जाता है। जहाँ पे सिग्मा एक्स एक्स दिख रहा है कि एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस का मान है, ये है वाई डायरेक्शन में, ये दोनों जो है ये है कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस है जो प्लेन पे लगेंगे। ये एक्स वाई प्लेन पे लगेगा और ये लगने वाला है, ध्यान देंगे सॉरी यहाँ पे वाई एक्स है, ये लगने वाला है किस पे लगने वाला है, तो वाई एक्स प्लेन पे लगने वाला है। तो इस टाइप से एक 2D स्ट्रेस टेंसर है। और हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेस किस प्रकार की राशि है, तो स्ट्रेस जो है टेंसर क्वांटिटी है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो गिवन है यहाँ से कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न भी हैं या फिर और भी कुछ फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या है, तो ध्यान देंगे फॉर्मूला अगर के कॉन्सेप्ट क्लियर है, अधिकतर क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड होता है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। अगला 9 नंबर जो लिखा गया है, पूछा गया है इलोंगेशन इन बार ड्यू टू अप्लाइड लोड P, अप्लाइड लोड P एक बार है जिसके ऊपर हम लोग P लोड लगा के उसको क्या कर रहे हैं, हो सकता है खींच रहे हैं या फिर दबा रहे हैं। इस टाइप से एक लोड लगा हुआ है, P लोड लगा हुआ है, जिसका लेंथ है किसके बराबर है, तो L के बराबर है। जिस भी मटेरियल के लिए बना हुआ है इसके लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान A है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है किसके बराबर है, A के बराबर है। मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E है, ध्यान देंगे सॉरी E है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A है। तो इस केस में पूछ रहा है कि एलोंगेशन का मान कितना होगा, मतलब जितना इसकी लंबाई में वृद्धि होने वाला है। तो डेल्टा एल जब भी निकालना रहेगा तो डेल्टा एल के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, PL अपॉन यही फॉर्मूला का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे P जो है अप्लाइड लोड, L जो है इसका इनिशियल लेंथ, A जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, E जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिस भी मटेरियल का बना हुआ रहेगा उसके लिए दिया हुआ रहेगा। और के लोड टेंसाइल नेचर का है, ध्यान रखेंगे लोड टेंसाइल नेचर का है तो इलोंगेशन जो मिलेगा प्लस में मिलेगा। अगर के लोड कंप्रेसिव नेचर का है तो उस समय जो इलोंगेशन मिलने वाला है किसमें मिलेगा, माइनस में मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगर के बारे का E के बारे में अगर कमेंट किया जाए कि होता क्या है, तो E जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। E जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जो क्या है किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which does not depends percentage of कार्बन एडिशन। अगर के हम लोग मटेरियल में कुछ कार्बन ऐड करेंगे, परसेंटेज में कुछ मात्रा ऐड करेंगे, तो E का मान में क्या फर्क पड़ेगा, तो E के मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे एक बार पूछा गया है कि अगर के किसी भी मटेरियल में हम लोग कार्बन कंटेंट को बढ़ाते हैं तो उस समय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो ध्यान रखेंगे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है या फिर निर्भर नहीं करता है। तो बोल सकते हैं कि ये जो है क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, तो इसका मान क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, टेपर बार में इलोंगेशन बताना है, इलोंगेशन इन टेपर बार। ध्यान देंगे यहाँ पे इलोंगेशन इन टेपर्ड बार ड्यू टू अप्लाइड लोड P। एक हमारे पास टेपर बार गिवन है, उसमें बताना है कि इलोंगेशन का मान कितना होगा। इस टाइप से एक बार गिवन है, यही है टेपर बार। ध्यान देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लोड लग रहा है P, सेम लोड इधर भी लग रहा है, P लग रहा है, जिसकी लंबाई है किसके बराबर है, L के बराबर है। इसका यहाँ पे जो डायमीटर है, व्यास है किसके बराबर है, D1 के बराबर है, और यहाँ पे जो व्यास है किसके बराबर है, D2 के बराबर है। तो इसमें बताना है कि इलोंगेशन कितना होगा, तो ध्यान रखेंगे हमेशा
जो इलोंगेशन का मान मिलेगा डेल्टा एल बराबर में मिलेगा 4pl अपॉन में पाई ई d1 d2। अब ई है क्या, तो ई जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान है, जो किसी भी मटेरियल का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है उसके हिसाब से। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि टेपर बार में जब इलोंगेशन निकाला रहेगा तो टेपर बार में इलोंगेशन का मान किसके बराबर होता है, तो याद रखना फॉर्मूला डेल्टा एल बराबर में 4pl अपॉन में पाई d1 d2 के बराबर होता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे इलोंगेशन इन बार, इलोंगेशन इन बार ड्यू टू सेल्फ वेट, सेल्फ वेट मतलब एक बार को हम लोग क्या किए हैं, लटका दिए हैं, तो उसके लंबाई में कितना वृद्धि होने वाला है ये बताना है। इस टाइप से एक बार हमारे पास क्या है, गिवन है, और ये अपने वेट के कारण से क्या हो रहा है, लटक रहा है, जिसकी लंबाई किसके बराबर है, एल के बराबर है। अब इसमें बताना है कि इसके लंबाई में वृद्धि किसके बराबर होने वाला है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके बराबर है, ए के बराबर है। इसके लिए यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान है किसके बराबर, ई के बराबर है। तो इसमें बताना है कि इलोंगेशन कितना होगा इसके वेट के कारण से। इस टाइप से सपोज मान लिया कुछ इलोंगेशन हो रहा है डेल्टा एल, तो इस डेल्टा एल का मान कितना होगा, तो डेल्टा एल का मान जो होता है गामा एल स्क्वायर अपॉन में 2e के बराबर होता है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे गामा है क्या, तो गामा जो है वेट पर यूनिट वॉल्यूम को बताता है। गामा जो है किसको बताएगा, तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम को बताएगा। इस मटेरियल का वेट पर यूनिट वॉल्यूम में किसके बराबर है उसको बताएगा। कौन बताएगा, गामा। तो इसमें जो इलोंगेशन निकल के आता है ध्यान रखेंगे कि गामा एल स्क्वायर अपॉन में 2e के बराबर होता है। इसके अलावा अगर इसमें बात करें सेकेंड नंबर, तो यहाँ से कमेंट कर सकते हैं। कमेंट क्या करेंगे कि वेट पर यूनिट वॉल्यूम इसका मान कांस्टेंट रहने वाला है, 2 भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से कमेंट कर सकते हैं कि डेल्टा एल जो होता है हमेशा इसके लंबाई के वर्ग का सीधा समानुपाती होता है। डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। इसके अलावा तीसरा यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस का मान कितना होगा, सिग्मा मैक्सिमम का मान कितना होगा। तो सिग्मा मैक्सिमम का जो मान होता है गामा इंटू एल के बराबर होता है। ध्यान देंगे अगर एल छोटा लिखे तो छोटा ही लिख लेंगे, यहाँ पे गामा इंटू एल के बराबर होता है। अब ये मैक्सिमम स्ट्रेस का मान कहाँ पे आता है, तो इस बिंदु पर आता है, इस बिंदु पर या फिर इस बिंदु पर हो सकता है। यहाँ पे जो होता है स्ट्रेस का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम स्ट्रेस पूछा जाए कि मैक्सिमम स्ट्रेस किसके बराबर होगा, तो मैक्सिमम स्ट्रेस हमेशा ध्यान रखेंगे किसी भी बार में जो अपने सेल्फ वेट के कारण क्या है, लटका हुआ है, तो जहाँ पे सपोर्टेड है, जिसके सिरा से जुड़ा हुआ है, उसी बिंदु P पर कितना मान आने वाला है, तो कितना मान आएगा, तो हमेशा याद रखेंगे गामा इंटू एल के बराबर ही कहाँ पे है, एट सपोर्टेड एंड। जहाँ पे एंड सपोर्टेड है वहीं पे स्ट्रेस का मान मैक्सिमम होगा और किसके बराबर होगा, तो गामा इंटू एल के बराबर होगा। अगर के बात करें कि इसमें स्ट्रेन एनर्जी का मान किसके बराबर आएगा, तो स्ट्रेन एनर्जी का जो मान आता है ये आता है गामा ए एल क्यूब अपॉन में 6e के बराबर आता है। इसमें कितना स्ट्रेन एनर्जी संचित होगा, तो किसके बराबर होगा, तो गामा स्क्वायर, गामा नहीं बल्कि गामा स्क्वायर ए एल क्यूब अपॉन 6e के बराबर होता है। तो सब सिंपल फॉर्मूला है, सीधा याद रखेंगे। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब बताना है कब, इलोंगेशन इन बार ड्यू टू सेल्फ वेट। अगर के कोई एक बार है अपने वेट के कारण से लटका हुआ है इस टाइप से, तो बताना है कि इसमें इलोंगेशन किसके बराबर होगा, तो इलोंगेशन होगा गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e, डेल्टा एल एल स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैक्सिमम स्ट्रेस होगा किसके बराबर, गामा इंटू एल के बराबर एट सपोर्टेड इन। इसके अलावा स्ट्रेन एनर्जी का मान किसके बराबर आने वाला है, तो स्ट्रेन एनर्जी आने वाला है गामा स्क्वायर ए एल क्यूब अपॉन में 6e के बराबर आने वाला है। ये है इलोंगेशन इन बार ड्यू टू सेल्फ वेट। यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला बताया जा रहा है
इसके अलावा क्वेश्चन भी कराएंगे। यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन भी देखते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक बार गिवन है, देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप से गिवन है। एक बार गिवन है, इसमें बताना है कि इलोंगेशन का मान कितना होगा। एक बार गिवन है, इसमें बताना है कि इलोंगेशन का मान किसके बराबर होगा। इस टाइप से गिवन है। यहाँ पे देखेंगे ये है 400 mm, इधर लोड लग रहा है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। यहाँ पे लोड लग रहा है 200 न्यूटन। यहाँ पे लोड लग रहा है किसके बराबर है, 200 न्यूटन के बराबर है। यहाँ पे लोड लग रहा है 250 न्यूटन, 250 न्यूटन। और यहाँ पे लोड लग रहा है किसके बराबर है, तो यह है 100 न्यूटन के बराबर है। ए बी सी डी एक बार है जिसके अलग अलग पोर्शन पे अलग अलग लोड लग रहा है। ये जो डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस है किसके बराबर है, 500 mm के बराबर है। और जो टोटल डिस्टेंस है, इसकी टोटल लंबाई जो है, टोटल लंबाई किसके बराबर है, तो एल जो है 1700 mm के बराबर है। इस क्वेश्चन में निकालना क्या है कि जो बार ABCD है, या फिर बोल सकते हैं कि ये जो बार ABCD है, इसमें इलोंगेशन का मान किसके बराबर होगा। तो इसमें टोटल इलोंगेशन बताना है कि टोटल इलोंगेशन किसके बराबर है, मतलब डेल्टा एल का मान बताना है। यहाँ पे डेल्टा एल का मान किसके बराबर है। क्वेश्चन गेट से है, गेट में पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इलोंगेशन निकालेंगे कि इलोंगेशन किसके बराबर होगा। तो इलोंगेशन डेल्टा एल नेट किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे दिख रहा होगा 3 पोर्शन है, AB BC और CD। तो डेल्टा एल AB प्लस डेल्टा एल BC प्लस डेल्टा एल CD, इस टाइप से। अब यहाँ पे देखेंगे AB में किसके बराबर है, तो AB में लोड निकालना है कि लोड किसके बराबर है। तो AB वाले पोर्शन को अलग कर देना है। तो AB वाले पोर्शन को जैसे ही अलग करेंगे, इक्वेशन 1 हो गया है। तो देखेंगे यहाँ पे AB अलग हो गया है। AB पे इस टाइप से इधर एक लोड लग रहा है किसके बराबर है, 100 न्यूटन के बराबर है। तो इधर अपने से एक लोड लगा देना है, सेम लोड 100 न्यूटन के बराबर है। इसके लिए लंबाई भी गिवन है, लंबाई किसके बराबर है, 500 mm के बराबर है। इस क्वेश्चन में E का भी मान गिवन है, E का मान है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान गिवन है। स्टील बार है, तो इसके लिए E का मान गिवन है। E स्टील के लिए जो होता है 200 गीगापास्कल है। स्टील बार है जिसके लिए E का मान गिवन है। अब यहाँ पे बताना है कि किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे लंबाई किसके बराबर है, तीनों पोर्शन को अलग करके दिखा रहे हैं। लोड बस यहाँ पे देखना है कि लोड किसके बराबर है, वो निकाल लेंगे। उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर के बात करें कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, पूरा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मान है ये है 1 mm² है, 1 mm² है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, कम ही है। अब यहाँ पे बताना है कि इलोंगेशन कितना आने वाला है। तो बार हो गया AB, उसके बाद है इधर देखेंगे ये हो जाएगा बार BC, यहाँ पे लोड किसके बराबर लगेगा, तो ध्यान देंगे इस पोर्शन पे एक लोड इधर की तरफ लग रहा है, किसके बराबर लग रहा है, 250। और इधर की लोड, ये वाला लोड जो 100 न्यूटन है, इसके ऊपर भी लग रहा है। तो यहाँ पे अगर नेट लोड बात करें कि नेट लोड कितना लग रहा है, ये लग रहा है 150 न्यूटन जो अंदर की ओर होगा। तो यहाँ पर भी लगा देंगे 150 न्यूटन अंदर की ओर। इसके अलावा थर्ड वाला पोर्शन है, इसमें लगाएंगे। तो इसमें लगाएंगे तो इधर लोड लग रहा है 50 न्यूटन, तो कुछ करना नहीं है, इधर भी लोड लगा देंगे। किसके बराबर है, 50 न्यूटन के बराबर है। लंबाई गिवन है सबका, इसके लिए लंबाई है किसके बराबर है, तो 0.4 मीटर के बराबर है। इसके लिए किसके बराबर है, तो निकाल सकते हैं बीच वाला। तो ये हो गया 5 और 9, ये हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, तो L बराबर में हो गया 0.8 मीटर हो गया। उसके बाद यहाँ पे L बताएंगे, L किसके बराबर है, तो यह है किसके बराबर, 0.5 मीटर के बराबर है। तो यहाँ पे निकाल देते हैं AB में किसके बराबर होगा। तो AB में जो आने वाला है किसके बराबर आने वाला है, तो इस पर लोड लग रहा है किसके बराबर है, 100 इंटू L किसके बराबर है, 0.5। एरिया 1 mm² है, ध्यान देंगे एरिया किसमें है, 1 mm में। तो 1 इंटू 10⁻⁻9 इंटू E का मान
क्या कि इलॉन्गेशन का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बराबर में ध्यान रखेंगे यही होता है PL अपॉन ए। इसी फॉर्मूला को हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे। तो 100 लोड हो गया, एल हो गया 0.5, एरिया हो गया 1 mm स्क्वायर और ई का मान गिवन है 200 गीगा पास्कल। दे हो जाएगा किसके बराबर 200 और गीगा को हटाने के लिए 10 के पावर 9। इसको हल कर देंगे तो फर्स्ट वाला में निकल गया। उसके बाद सेकंड वाला में देखेंगे तो सेकंड वाला में लोड जो है कंप्रेसिव है, अगर के टेंसाइल के लिए हम लोग प्लस लिए तो इसके लिए क्या लेंगे माइनस लेंगे। किसके बराबर हो जाएगा तो ये हो गया 150 × 0.8, ये हो गया 1 × 10 के पावर -9 और ये हो जाएगा किसके बराबर 200 × 10 के पावर 9। फिर प्लस यहाँ पे टेंसाइल आ गया तो क्या लिखेंगे 50 × L है 0.4 अपॉन एरिया है 1 mm, तो इस टाइप से। और ये हो गया ई का मान 200 × 10 के पावर 9। अब इसको क्या करना है हल करना है। तो यहाँ से नीचे से देखेंगे पावर कैंसिल हो जा रहा है तो यहाँ पे मिलेगा कितना डेल्टा एल नेट मिलेगा कितना, तो डेल्टा एल नेट किसके बराबर है तो यहाँ पे देखेंगे हो गया 50 बटा में कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे पावर समाप्त हो जाएगा तो नीचे हो गया 200 प्लस यहाँ पे देखेंगे माइनस है, ये हो गया माइनस में हो गया, ये हो गया 120 अपॉन ये भी नीचे हो जाएगा 200, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 20 अपॉन किसके बराबर है तो 200 के बराबर है। इसको हल कर देते हैं तो एलसीएम हो गया 200, ये हो गया 70, ये हो गया -50 बटा में 200। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा -0.25 मीटर। मतलब इस बार में जो इलॉन्गेशन का मान होने वाला है, इलॉन्गेशन का मान किसके बराबर आने वाला है तो 0.25 मीटर के बराबर आने वाला है। इस टाइप से क्वेश्चन गिवन रहेगा तो बस करना क्या है यहाँ पे अलग अलग अगर के टाइप के बार का कॉम्बिनेशन गिवन है तो सबका एबीडी बना लेना है, सबको अलग अलग कर लेना है, सब में लोड पहचान लेना है कि लोड कितना लग रहा है। तो एबी वाला पोर्शन है देखेंगे यहाँ पे एबी वाला पोर्शन है, ये जो है बीसी वाला पोर्शन है और इधर जो है ये थर्ड वाला कौन सा पोर्शन है एससीडी वाला पोर्शन है। इसमें लोड निकालेंगे, लंबाई सबका गिवन है, एरिया और यंग्स मॉडुलस गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे टोटल इलॉन्गेशन निकालेंगे। अगर के टेंसाइल फोर्स है तो उसको हम लोग लेंगे प्लस में जो भी इलॉन्गेशन आएगा, और कंप्रेसिव फोर्स है तो उसके लिए हम लोग लेंगे किसमें माइनस में। तो फाइनली जो निकल के आया है इस बार में इलॉन्गेशन का मान किसके बराबर होगा तो -0.25 के बराबर होगा। चलिए उसके बाद और देखते हैं और अच्छा क्वेश्चन है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे लोड दिया हुआ है, कहीं पे लगा हुआ है, देखेंगे एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस टाइप से गिवन है। इसके सेंटर में मतलब टोटल लंबाई जो भी L है, टोटल लंबाई L है, इसके L/2 पर एक लोड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है P लगा हुआ है। यही है सिंपली सपोर्टेड बीम AB, जिसके सेंटर पे मतलब L/2 डिस्टेंस पे एक लोड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है तो P लगा हुआ है। तो अगर के बात करें कि यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान कितना होगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बताना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान कितना होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन निकाल लेंगे। अगर के सिमेट्रिकल लोडिंग है तो सपोर्ट रिएक्शन आधा आधा हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा P/2 लोड यहाँ पे, और यहाँ पर भी रिएक्शन फोर्स हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा P/2 के बराबर है। डिस्टेंस जो है L/2 है, ध्यान रखेंगे। जब सिमेट्रिकल लोडिंग रहेगा तो इस टाइप से हम लोग काम करेंगे। सपोर्ट निकाल लिए, सपोर्ट का मान आ जाएगा सपोर्ट रिएक्शन P/2 इसका अगर के बेंडिंग मोमेंट बताना है तो बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे मैक्सिमम आएगा, तो जहाँ पे लोड लग रहा है वहीं पे मैक्सिमम आएगा। तो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए क्वेश्चन गिवन रहेगा और यहाँ पे बताना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो ध्यान रखेंगे कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जो भी रिएक्शन फोर्स आ रहा है RA और इधर आ रहा है RB, और यहाँ पे अगर के सेंटर पे कोई लोड लग रहा है, सेंटर पर नहीं कहीं पर भी, हम यहाँ पे हम जनरल फॉर्मूला बताने वाले हैं जिसके सहायता से आसानी से बना सकते हैं। जनरल बोल रहा है यहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे इस टाइप से कहीं पे कोई एक डिस्टेंस पे एक लोड लग रहा हुआ है, लेफ्ट सपोर्ट से
कोई डिस्टेंस पे एक लोड लग रहा है P, और इधर का जो डिस्टेंस है किसके बराबर है, B के बराबर है। तो इस केस में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा जहाँ पे लोड लग रहा है वहीं पे मिलेगा, और वो किसके बराबर मिलता है, तो ध्यान रखेंगे इसका लंबाई, बार की लंबाई जो भी है, बीम की लंबाई, सिंपली सपोर्टेड बीम L के बराबर है। तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमेशा याद रखेंगे किसके बराबर मिलेगा, तो PAB बाई L के बराबर मिलेगा। सिंपली सपोर्टेड बीम है, ध्यान रखना है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंटर पे नहीं बल्कि कोई भी डिस्टेंस पे, ऐसा आप बोल रहे हैं यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस हो, A का मान कुछ भी हो सकता है, B का भी मान कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में अगर के बताना है कि बेंडिंग मोमेंट का मान कितना होगा, तो बेंडिंग मोमेंट का मान जो होगा किसके बराबर होगा, PAB बाई L के बराबर होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा किसके बराबर मिलेगा, तो P A का जो मान है किसके बराबर है, L/2 के बराबर है, ध्यान से देखेंगे। और B का भी जो मान है किसके बराबर है, L/2 के बराबर है बाई L। तो जब हल करेंगे ये आ जाएगा किसके बराबर, PL/4 के बराबर। मतलब वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन गिवन था, ऊपर वाला जो क्वेश्चन गिवन था, यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान किसके बराबर है, तो PL/4 के बराबर है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट का मान है जनरल है, याद रखेंगे। इस टाइप से सिंपली सपोर्टेड बीम है, किसी डिस्टेंस A पर एक लोड लग रहा है लेफ्ट सपोर्ट से, या फिर बोल सकते हैं राइट सपोर्ट से किसी डिस्टेंस B पर एक लोड लग रहा है, तो उस केस में बताना है कि बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम मान कितना होगा। तो बेंडिंग मोमेंट का जो मैक्सिमम मान होगा किसके बराबर होगा, PAB बाई L के बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, कहीं पर भी लोडिंग होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा और देखेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। एक बीम है, देखेंगे यहाँ पे अगला एग्जांपल है, एक बीम है इस टाइप से गिवन है। यहाँ पे बीच में इंटरनल हिंज दिया हुआ है, और इधर इसको और भी आगे एक्सटेंड किया गया है इस टाइप से। यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे सपोर्ट लग रहा है, इस टाइप से सपोर्ट है, ये है A है, ये B है और ये C है। इसकी लंबाई L है, ध्यान से समझेंगे, और इसकी भी लंबाई L है। थोड़ा बड़ा बन गया है, ध्यान रखना है। ये भी लंबाई क्या है, L है, तो थोड़ा इसको और छोटा कर देते हैं। ये भी लंबाई क्या है, L है। अब पूछा क्या गया है कि यहाँ पे एक लोड लग रहा है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे एक लोड लग रहा है, इस बार ये जो बार इधर है BC वाला बार, इसके सेंटर पे एक लोड लग रहा है, एक लोड लग रहा है, यहाँ पे P लग रहा है। अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन यही पूछा गया है कि बेंडिंग मोमेंट का मान बताना है, यहाँ पे A पे बताना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट A किसके बराबर होगा। मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान बताना है, कहाँ पे बताना है, A पे बताना है। क्वेश्चन गेट में कई दफा पूछा गया है, हो सकता है जनरल क्वेश्चन न पूछ के डाटा देकर भी पूछ लिया जाए, और पूछा भी गया है और भी आगे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, समझेंगे। यहाँ पे बीम जो है इसमें इंटरनल हिंज है, ये है क्या, इंटरनल हिंज है। तो इंटरनल हिंज पे हमेशा बेंडिंग मोमेंट का मान होता है किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो इस पोर्शन को हम अलग करने वाले हैं, BC को अलग कर देंगे इस टाइप से। अब यहाँ पे एक रिएक्शन लग गया है, यहाँ पे एक रिएक्शन लग गया है, यहाँ पे एक रिएक्शन लग गया, जो भी सपोर्ट है, ये रिएक्शन हो गया RC, ये रिएक्शन हो गया RB यहाँ पे। अब बात करें कि लोड कहाँ पे है, तो लोड जो है सेंटर पे है, ध्यान देंगे। लोड जो है सेंटर पे है, मतलब L/2 पे है। यहाँ पे डिस्टेंस टोटल L है, तो इसके L/2 डिस्टेंस पे लोड P लग रहा है। अगर के बात करें कि यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन किसके बराबर हो गया, ये जो सपोर्ट रिएक्शन होगा किसके बराबर में होगा, ध्यान देंगे। निकाल सकते हैं कि सपोर्ट रिएक्शन किसके बराबर होने वाला है। तो सपोर्ट रिएक्शन हो जाएगा किसके बराबर, P/2, और ये भी हो जाएगा किसके बराबर, P/2 के बराबर। मतलब यहाँ पे जो सपोर्ट रिएक्शन का मान मिलने वाला है, क्योंकि सिमेट्रिकल लोडिंग है, यहाँ पे हम लोग सीधा सीधी बता सकते हैं या फिर निकाल भी सकते हैं। समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 कर देंगे, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे और निकाल लेंगे। वहां से क्या निकलेगा, सपोर्ट रिएक्शन।
तो यहाँ पे जो सपोर्ट रिएक्शन आने वाला है, सपोर्ट रिएक्शन का मान क्या आने वाला है, तो P/2 और P/2। अब बात करेंगे इस वाले पोर्शन में, ये जो पोर्शन गिवन है, ये है पोर्शन AB, ये यहाँ पे है और ये है B है। अब समझेंगे यहाँ पे अगर के B पे इस पोर्शन में अगर के नीचे से हम लोगों ने सपोर्ट रिएक्शन लगाया है, तो अगर के AB में अगर के बात करें तो सेम रिएक्शन आएगा, सेम रिएक्शन आएगा, बस इसका क्या करना है, दिशा को चेंज कर देना है। मतलब RB इस टाइप से लगेगा। जब हम लोग AB कार्ड को देखेंगे उस समय इसकी लंबाई गिवन है, लंबाई किसके बराबर है, तो लंबाई जो है L के बराबर है। तो यहाँ पे बताना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान किसके बराबर होगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट ए किसके बराबर है, तो इसका मान जो है P/2 के बराबर है और ये डिस्टेंस L है। मल्टीप्लाई कर देंगे P/2 इंटू L के बराबर है, या फिर बोलेंगे कि PL/2 के बराबर है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ए पे किसके बराबर आएगा, तो हमेशा याद रखेंगे PL/2 के बराबर होगा। बना कैसे है, ये ज़्यादा जरूरी है। तो इंटरनल हिंज है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, तो इस पोर्शन को हम लोग अलग करेंगे। यहाँ से सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे, सपोर्ट रिएक्शन निकल गया है। यहाँ पे जो सपोर्ट आएगा RB, यहाँ पे लग रहा है RC। सिमेट्रिकल लोडिंग है इसलिए हम सीधा सीधी बोल रहे हैं कि आधा लोड इस टाइप पे आ जाएगा, इस सपोर्ट पे आ जाएगा, आधा लोड इस सपोर्ट पे आ जाएगा। अगर नहीं होगा, अगर अनसिमेट्रिकल लोडिंग रहेगा तो हम लोग निकालेंगे, देखेंगे किस प्रकार से निकालते हैं। अगर निकालना है तो बस दो कंडीशन याद रखना है, समेशन Fy = 0 और मोमेंट अबाउट, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट किसी पॉइंट B या C, किसी पॉइंट के अबाउट निकाल देंगे, 0 के बराबर करेंगे, दो इक्वेशन मिलेगा, दो अननोन है RB और RC, इसका मान इसके सहायता से हम लोग निकालेंगे। और सिमेट्रिकल दिखेगा तो निकाल के टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा सीधे लिख देंगे। अब यहाँ पे अगर बात करें कि AB वाला जो बीम है इस टाइप से, इस पे रिएक्शन लग रहा है, क्या लग रहा है, P/2 लग रहा है, बस मूवमेंट निकालना है। तो इसमें लेंथ से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, गेट में पूछा गया है। इसके अलावा और भी अगर की बात करें कि यहाँ पे क्या होने वाला है, एक क्वेश्चन है मोहर सर्कल से है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या है कि एक बॉडी है जो सब्जेक्टेड है 2D स्ट्रेस टेंसर से, मतलब इस डायरेक्शन में लग रहा है सिग्मा x, इधर से लग रहा है क्या लग रहा है सिग्मा y, इधर लग रहा है क्या सिग्मा x, और ये है सिग्मा y, इस टाइप से गिवन है, ध्यान देंगे। और यहाँ पे पूछा गया है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान कितना होगा। सिग्मा x का मान गिवन है 100 मेगापास्कल है, सिग्मा y गिवन है, ध्यान से देखेंगे कंप्रेसिव नेचर का है। क्वेश्चन में गिवन था 20, अगर यहाँ पे कंप्रेसिव है तो हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, -20 मेगापास्कल। अगर कि टेंसाइल रहता तो प्लस में 20 लिख देते, कंप्रेसिव है तो किसमें लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया कि टाउ मैक्स का मान कितना होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे टाउ मैक्स हम लोग जानते हैं कि टाउ मैक्स का मान हमेशा किसके बराबर होता है, तो रेडियस ऑफ मोहर सर्कल के बराबर होता है, जिसके मान हम लोग निकालते हैं किस टाइप से, सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ xy का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मान रखेंगे सिग्मा x सिग्मा y गिवन है और ये टाउ xy गिवन नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो लगने वाला है शियर स्ट्रेस वो किसके बराबर है, तो 0 के बराबर है। तो टाउ xy का मान किसके बराबर है, यहाँ पे 0 के बराबर है। नहीं गिवन है क्वेश्चन में तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, 0 के बराबर है। तो यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, तो हो जाएगा 100 माइनस -20 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये साथ में रहेगा अंडर रूट में, ये आ जाएगा किसके बराबर है, ये हो गया 60, तो हो गया 60 मेगापास्कल। मतलब इसमें जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान आने वाला है किसके बराबर आने वाला है, 60 मेगापास्कल के बराबर आने वाला है, इस टाइप से। अब क्वेश्चन किसी क्वेश्चन में अगर कि टाउ xy नहीं गिवन रहेगा तो वहाँ पे डाटा अपने से नहीं लेना है, डाटा 0 ले लेना है कि वहाँ पे मान गिवन नहीं है, मतलब वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था, यहाँ पे गिवन है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे था 60 मेगापास्कल और ये था 20 मेगापास्कल, और ये क्या था, टेंसाइल नेचर का था। अगला एग्जाम्पल है, ये जो था टेंसाइल नेचर का था, इस टाइप से। और यहाँ पे टाउ xy का मान भी गिवन था, टाउ xy का मान क्या गिवन था, 30 मेगापास्कल। अगर कि सपोज गिवन है, पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप से गेट में भी,
वहाँ पे शियर स्ट्रेस का मान 0 नहीं है बल्कि कुछ मान दिया गया। अब इस केस में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान कितना होगा या फिर रेडियस ऑफ मोर सर्कल कितना होगा। तो टाउ मैक्स का मान निकाल देंगे फिर से, किसके बराबर होगा, टाउ मैक्स इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे किसके बराबर होने वाला है। तो टाउ मैक्स जो होने वाला है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, सॉरी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा किसके बराबर है, तो 60 माइनस 20 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर प्लस ये है 30 का स्क्वायर। इस टाइप से यहाँ पे देखेंगे। अब क्या करना है, ये हो गया 40 20, ये हो गया 400 अंडर रूट 400 प्लस 900, ये हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट 1300 मेगापास्कल। इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, यही क्या था आंसर। इस टाइप से भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग बहुत ही आसानी से रेडियस ऑफ मोहर सर्कल बना सकते हैं। ध्यान, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।